हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कूलॉम्स लॉ। तो आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशन फोर्स फॉर्मूला स्टडी किया है। F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपने स्टडी किया था कि यदि आपके पास में दो मास ऑब्जेक्ट हैं और ये दोनों मास ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंस पे रखे हुए हों, तो इन दोनों मास ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा उसको अपन कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और जिसकी वैल्यू मैंने लिखी है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको यूनिवर्सल लॉ के नाम से जानते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे दो मास ऑब्जेक्ट लिए हैं, यानी जिनका कोई ना कोई मास है जरूर होगा। अब ये मास ऑब्जेक्ट कोई भी दो बॉडी हो सकती है, दो पर्सन हो सकते हैं, दो कोई यानी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो इन सब के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला अप्लाई होता है। एक सन और अर्थ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जरूरी है मास। अब अपन आज डिस्कस करेंगे कि यदि मास की जगह अपने पास में चार्ज बॉडी है तो फोर्स क्या लगेगा, ठीक है, जिसको अपन कूलॉम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास में एक चार्ज बॉडी है Q1 है और दूसरी चार्ज बॉडी है Q2, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R। ये R जो डिस्टेंस लेते हैं अपन है मास बॉडी की फॉर्म में, तो अपन सेंटर से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे चार्ज बॉडी काफ़ी स्मॉल होती है, तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज है। इसमें जो अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो अपने पास में होगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, मैंने Q1 और Q2 दोनों का प्रोडक्ट के साथ, मतलब मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लिया, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि Q1 और Q2 चार्ज आपके दोनों लाइक चार्ज भी हो सकते हैं, यानी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, और या फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपन कहीं भी पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल को नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द प्रोडक्ट ऑफ ए मैग्नीट्यूड Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल साइन को अपन ले रहे हैं के, तो यहाँ पे देखिए ये और ग्रेविटेशन फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, चार्ज Q1 और Q2 और वहां पे था M1 और M2, बाकी आर स्क्वायर है ये भी, तो इसको भी इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं और उसको भी इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन ले रहे हैं ये जो कांस्टेंट ले रहे हैं के, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, और वहां पे जो कांस्टेंट ले रहे थे वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले रहे थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, दोनों के बीच में यदि अपन डिफरेंस लिखे तो दोनों फॉर्मूले को दोबारा मैं एक बार लिख देती हूँ। ये है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ डिफरेंस क्या हो गया कि एक तो है के और जी का डिफरेंस, ठीक है। के अपने पास में डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और इसकी यूनिट आप बनाओगे तो यहाँ पे देखिए के के लिए फॉर्मूला बनाओगे तो F और आर स्क्वायर जो है वो एक साथ मल्टीप्लाई होंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये चार्ज है तो ये हो जाएगा कूलॉम इनवर्स स्क्वायर। तो न्यूटन है मीटर स्क्वायर और कूलॉम इनवर्स स्क्वायर। जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो ये होता है 6.67 है × 10⁻11, और इसकी यूनिट बनेगी, इसमें चार्ज की जगह मास है तो मास को अपन केजी में मेजरमेंट करते हैं तो केजी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। अब देखिए, ये जो फोर्स है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको अपन कहते हैं कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है दो चार्ज बॉडी के बीच में, और ये लग रहा है दो मास बॉडी के बीच में। ये अपने पास में हमेशा ही अट्रैक्टिव टाइप का होता है। जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव टाइप का होगा,
ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप का हो सकता है यदि आपके पास में दोनों चार्ज लाइक चार्ज है। अब लाइक चार्ज का मतलब ये है कि दोनों या तो नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे अपने पास में जो रिजल्टेंट सिंबल आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो F यदि पॉजिटिव के फॉर्म में है तो वो फोर्स होगा आपका रिपल्सिव, और यदि यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है तो वो फोर्स होगा आपका अट्रैक्टिव। तो ये एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस हो गया F ग्रेविटेशनल फॉर्मूले में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। ठीक है। दूसरा देखो, अपन यहाँ पे जो K की वैल्यू ले रहे हैं ये किस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं। तो K की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अपन लिखते हैं फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन ए मीडियम। और फोर्स इन वैक्यूम की अपन बात करें तो ये अपने पास में K का फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट अपने पास में है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। तो ये यदि अपन वैक्यूम में लेते हैं तब तो ये एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में डिनोट करते हैं, और यदि मीडियम है तो एप्सिलॉन एम या एप्सिलॉन ओनली डिनोट करोगे। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या बनेगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो K अपने पास में 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअल में रिलेटिव परमिटिविटी है, तो ये है मीडियम की परमिटिविटी और अपॉन है वैक्यूम की परमिटिविटी। ठीक है। तो इसको अपन एप्सिलॉन आर की फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अपने पास में हुआ कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम्स लॉ फोर्स है, तो फोर्स एक्चुअल में क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन का नोटेशन होता है। तो यदि अपन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ले, वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ले, तो किस तरह से आप डिनोट करोगे ये भी आप ध्यान में दोगे। यहाँ पे मान लीजिए अपने पास में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2। ये मैंने फर्स्ट चार्ज लिया Q1 और इसका पोजीशन वेक्टर लिया है R1। दूसरा चार्ज मान लीजिए मैंने लिया Q2 और इसका पोजीशन वेक्टर लिया है R2। अब यदि अपन इन दोनों चार्ज की डिस्टेंस निकाले, बिटवीन टू चार्ज डिस्टेंस निकाले, तो या तो आप Q1 से Q2 की तरफ मेजरमेंट करोगे या Q2 से Q1 की तरफ मेजरमेंट करोगे। तो अपने पास में ये वैल्यू या तो R12 की फॉर्म में होगी, और या फिर अपन ले सकते हैं R21 की फॉर्म में। ठीक है। तो ये अपन यदि पोजीशन वेक्टर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो ये R12 अपने पास में होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी ये नोट होता है R1 माइनस R2, और बाकी रेफरेंस बुक इसको फाइनल पोजीशन को लेते हैं 2 वाली सिचुएशन में, तो ये होता है R2 माइनस R1। यदि मैं R21 लिखूं तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा R2 माइनस R1। यदि R12 और R21 का रिलेशन निकालूं मैं, तो R21 को यदि यहाँ मैं माइनस ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो वैल्यू आई है अपने पास में R21 की, इसको हम माइनस R12 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो अपने पास में आ गई पोजीशन वेक्टर। अब अपने पास में आता है एक यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर एक्चुअल में क्या होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन हो। तो यूनिट वेक्टर को अपन लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी अपॉन मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर में ओनली डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। तो यदि अपन F12 लिखें तो F12 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है। और यदि F21 अपन लिखते हैं तो ये आएगा
फोर्स ऑन है चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो यहाँ पे यदि अपन F12 को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो K Q1 Q2 R12 स्क्वायर और ये आएगा R12 कैप। तो डायरेक्शन अपने पास में आ गई यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। अब ये डायरेक्शन आपकी एक्स वाई जेड या इनके बीच की डायरेक्शन आ सकती है, और इसको मैं F21 की फॉर्म में नोट करती हूँ। तो ये हो जाएगा Q2 Q1 R21 का स्क्वायर 21 कैप। यहाँ देखिए पीछे अपन ने लिखा था कि Q1 Q2 लिखो या Q2 Q1 लिखो, एक ही बात है। इसमें मैं माइनस ले लेती हूँ इसके स्क्वायर का, तो ये माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये अपन लिख सकते हैं माइनस है R12 कैप। तो देखिए इस माइनस को अपन बाहर ले लें, ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो F21 अपने पास में आ जाता है माइनस F12 के फॉर्म में। तो ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है आपका थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन फॉलो हो रहा है। तो यानी इन दोनों चार्ज पे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा एंड डायरेक्शन एवरी टाइम क्या होगी, अपोजिट होगी। दोनों पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई होगा। इसको अपन ने कैप की फॉर्म में लिखा है, यदि वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तब ये फॉर्मूला क्या बनेगा ये भी ध्यान दोगे, क्योंकि कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है इस पे ओनली फॉर्मूले बेस पे। तो यदि मैं लिखती हूँ F12 K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैप। कैप को मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा Q और R12 का वेक्टर। तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे यदि यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिया है तो स्क्वायर आएगा, और R12 वेक्टर फॉर्म में है तो ये क्यूब आएगा। तो इस फॉर्मूले में कभी कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। तो ये अपने पास में है कूलॉम से लॉ। ओके।